हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किरचॉफ रूल्स। जैसा कि ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें ये एंड होने को पहुंच रहा है। तो किरचॉफ रूल्स तो होता क्या है कि जो सर्किट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर पता चला ये कोई सेल डाल दिया, रेजिस्टेंस डाल दिए, फिर से कोई सेल डाल दिया और ये रेजिस्टेंस डाल दिए, तो ये सर्किट क्या होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो इनको ओम्स लॉ V=IR उनके द्वारा सिंप्लीफाई करना या उनके द्वारा कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कहने का मतलब जो टफ या जटिल सर्किट्स होते हैं या कहने के लिए कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उसमें अगर हम वोल्टेज फाइंड करना हो, करंट फाइंड करना हो, है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल रूलों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ एक साइंटिस्ट हैं जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे और ये एक हिसाब से प्रोफेसर भी थे, इनके बारे में आप लोग जानकारी पढ़ लेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 रूल्स बनाए हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड सेल्स इंटरकनेक्टेड समटाइम्स अ कॉम्प्लिकेटेड वेज। तो इसके लिए 2 रूल्स गिवन बाय किरचॉफ कॉल्ड किरचॉफ रूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किरचॉफ ने कितने रूल्स दिए हैं इन सर्किटों को सॉल्व करने के लिए? 2 रूल्स दिए हैं। तो देखें, जैसे मान लेते हैं इसी सर्किट को ही हम ले लेते हैं। अगर सपोज करिए कि ये सेल EMF E1 मान लीजिए, इसका ये रेजिस्टेंस R1 है, ये सेल है जो इसका EMF E2 और ये रेजिस्टेंस R2, कुछ भी मान सकते हो, ये रेजिस्टेंस R3। तो इसमें 2 क्लोज्ड सर्किट हो गए। अगर नाम देना चाहें तो दे लीजिए A B C D E F, ये हमने ले लिया। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, ये सेल्स लगे हुए हैं। मान लीजिए ये सेल्स जो E1 EMF वाला है, ये I1 करंट दे रहा है। कितनी? I1। ये तो ये I1 करंट यहाँ भी जाएगी। सपोज करिए ये वाला अपने आप से I2 करंट को निकाल रहा है, तो ये I1 ये I2 दोनों का मान ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है, और ये दोनों जाके इसमें ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। तो यहां पर हमने एक नाम दे दिया, क्या? I3, कुछ अलग हो गया। तो ये आपका I3 हो गया। ये I3 इस प्रकार से जा रहा है, फिर से इसमें लौटेगा, क्योंकि प्लस से निकला है, माइनस तक आना ही आना है। तो ये I2 है और इसमें जो लौटेगा वो I1 है। तो मान लीजिए हमने ऐसे स्ट्रक्चर मान लिया कि ये सेल I2 करंट को दे रहा है, सर्किट में I2 करंट, ये I1 करंट दे रहा है I2। कोई जरूरी नहीं कि ये सीधे सीधे लगे हो, ये प्लस माइनस ऐसे लगा हो सकता है, उल्टा लगा होता तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो और इसमें जनरली हम लोग कौन से लगाते हैं नियम? V=-IR के। तो इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किटों को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने क्या रूल्स दिए? चलो एक चित्र को, एक फिगर को और देखते हैं। मान लीजिए ये फिगर V है, एक फिगर हम लोग और बना लेते हैं ऐसे, जैसे कोई ये आ गया, ठीक है, ये जंक्शन हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप आगे भी चला जा सकता था, कई इसके हमें बता चुके इस टाइप से। तो मान लीजिए, तो ये करंट मान लीजिए I1 है, ये I2 है, I3, I4, ठीक है, I5 और I6। कोई रूल्स नहीं है, जैसे चाहो वैसे करो। तो इस फिगर को A नाम दे दिया, B नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया। तो इनको कैसे क्या सॉल्व करना है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रूल,
इस फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संधि नियम। जंक्शन, समझ पा रहे हैं आपको? जंक्शन। तो जंक्शन कहाँ बन रहा है? इसी में ही है। देखिए यहां से ये I1 गया, यहां से ये I2 गया, नया नाम लिखिए I3। तो कहने का मतलब ये दोनों आगे जाके ऐड हो जाते हैं। अगर ये आगे जाके ऐड हो जाते हैं तो I3 किसके इक्विवेलेंट है? आपके I1 प्लस I2, क्योंकि I1 भी आया I2 भी आया, तो ये आगे जाके क्या हो गया? जुड़ गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी आपको ध्यान देना है। इसमें एक साइन कन्वेंशन है। क्या साइन कन्वेंशन है? कि जो जंक्शन की ओर आ रही है वो पॉजिटिव ले लो, जो जंक्शन से दूर जा रही हैं उनको आप नेगेटिव लीजिए। मतलब कौन कौन ऐड होंगे, कौन कौन ऐड नहीं होंगे। देखें, ये जंक्शन की ओर आ रहा है तो प्लस मान लीजिए, ये भी आ रहा है प्लस मान लीजिए, ये भी आ रहा है प्लस, ये नहीं आ रहा है तो माइनस, ये आ रहा है प्लस। अच्छा, सारे ही आ रहे वाले हैं, दूर वाले बना दीजिए कुछ। तो ये दूर जा रहा है तो ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। तो इनमें इन्होंने ये दिया कि किसी भी जंक्शन पर चाहे वो करंट आ रही हो या दूर जा रही हो, मतलब टुवार्ड्स हो या आउट हो, तो किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट्स या दूर जाने वाली करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो देखें, जैसे हम वहां पर देखें कि जंक्शन की ओर आ रहे हैं तो I1, कौन कौन आ रहा है जंक्शन की ओर? I1 और I2 प्लस I6, I3 भी आ रहा है। I1 I2 I3 नहीं, सॉरी, I1 I2 I4, I1 I2 I4 और बस। तो जंक्शन से दूर कौन कौन जा रहा है? तो I3 I5 I3 I5, इसमें एक और रह गया होगा I6 भी जंक्शन पे हो जा रहा है, I6। तो इस प्रकार से ये हो गया। या इसी को हम इस साइड ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6, वो यहाँ ले आओ तो जाएगा माइनस का I3 माइनस का I5 इक्वल टू कितना बचा? 0। कितना बच गया यहाँ पर? 0। अब ये देखो, ये सारी करंट्स क्या हो रही हैं? ऐड हो रही है। क्या हो रही है? ऐड। अब कहोगे माइनस है तो आप ऐसा कर सकते हो ना, जैसे I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6 प्लस, लेकिन I3 को हम माइनस करके ऐसे लिखेंगे, ये भी प्लस लगा के लिखेंगे लेकिन माइनस का I5 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये प्लस 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 प्लस, तो इन सारे सबको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा I इक्वल टू 0, ये लिखा है। सिग्मा क्या होता है? एल्जेब्रिक सम किसका? ऑल करंट्स का। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीट या वहां आ रही हो या जा रही हो, किस पर? जंक्शन पर, इज इक्वल टू द 0। तो आप इसको यहीं से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पर मतलब किसी भी जंक्शन के पास आने वाली या दूर जाने वाली या किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम कितना होता है? 0। मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट रूल, ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल्स ऑफ किरचॉफ लॉ। ठीक है। और इसमें चूंकि आवेश जो चार्ज होता है वो चार्ज इसमें ना तो मतलब कंजर्व होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो ये चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड है। दिस रूल डिपेंड्स ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये पूछ लेता है कि जो संधि नियम है किरचॉफ का, वो किसके संरक्षण पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है?
तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है, चार्ज कंजर्वेशन पर ये डिपेंड है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे यहाँ से याद करिए चाहे यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो इसको आप ऐसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, at any junction the sum of current entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction, मतलब entering junction आ रहा है 2 मिनट वीडियो रिकॉर्ड। हाँ क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, the sum of currents entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction, मतलब आने वाली और जाने वाली उनका एडिशन होता है। तो ये आपका कौन सा रूल था, फर्स्ट रूल था, जिसको हम ध्यान रखेंगे। सेकेंड रूल्स पे चलते हैं हम लोग, तो वही चीज यहाँ पर भी लागू हुई है। देखिए सेकेंड रूल, इसको बोलते हैं लूप रूल। ठीक है, लूप रूल बोलते हैं। इस लूप रूल में देखो क्या है, इसमें देखो इसमें करंट कौन जा रही है, I3, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो जहां रेजिस्टेंस है वहीं से करंट जाएगी, अगर रेजिस्टेंस नहीं तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस और करंट, तो इसमें रेजिस्टेंस करंट, तो रेजिस्टेंस और करंट मतलब करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस IR ही होगा। अच्छा, ये ऑलरेडी EMF है, EMF एज ए वोल्टेज, ये भी EMF है, तो जहां जहां R है वहां पर I जा रहा है, जहां जहां R और I जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और EMF लगभग एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें ये रूल्स आपका दिया गया है, सिग्मा V इक्वल टू 0, सिग्मा V इक्वल टू 0, किसमें, जैसे ये आपका क्लोज सर्किट ये है, दूसरा क्लोज सर्किट ये है, जैसे आप इसको क्लोज सर्किट कहीं से भी, चाहे आप कहिए EFDCE या आप कहिए ECDFE, कोई दिक्कत नहीं, जहां से चले लौटकर वहीं आना है, क्लोज्ड कर्व बनना, क्लोज्ड सर्किट बनना चाहिए इस रूल्स को फॉलो करने के लिए, इस रूल्स को अप्लाई करने के लिए। ऐसे ये भी एक आपका क्लोज्ड सर्किट है, ध्यान रखेंगे। तो सिग्मा V इक्वल टू 0, मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, the algebraic sum of all potential of a closed circuit is equal to 0। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी मतलब किसी भी बंद परिपथ के सारे विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the algebraic sum of change in potential, the algebraic sum of change in potential at any point, ठीक है, at any closed loop इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल्स इन लूप इज 0, चाहे वो पोटेंशियल आपका रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो पोटेंशियल आपका EMF का हो, सारे पोटेंशियलों का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू द 0, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको लगाने का मतलब इसका साइन कन्वेंशन समझ लीजिए, चिन्ह प्रणाली, साइन कन्वेंशन, जैसे आपने करंट की साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह प्रणाली, साइन कन्वेंशन मतलब इस रूल्स को कैसे लगाएंगे। तो इसका साइन कन्वेंशन हम बता चुके, क्या था कि जंक्शन की ओर आने वाली पॉजिटिव करंट ले लीजिए और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को नेगेटिव ले लीजिए और सिग्मा इक्वल टू 0 से आप उसको लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या है समझिएगा, ऐसे यहां से देखते हैं, ये जैसे ये A टू B, हम ऐसे जा रहे हैं, ये करंट बह रही है, नहीं करंट से ऐसे निकलेगी ना, ये करंट है, हम मान लेते हैं ऐसे आ रहे हैं, हम B से A की ओर आ रहे हैं, हम कहां से कहां की ओर आ रहे हैं, B से A की ओर। तो इसमें B लोअर पोटेंशियल पर है, A हायर पोटेंशियल पर है। जब हम B से A की ओर आ रहे हैं तो समझिएगा करंट सेल के अंदर करंट हमेशा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाती है, तो डायरेक्शन सही है। सेल के अंदर करंट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाती है और बाहर पॉजिटिव से
नेगेटिव की हो जाती है। तो जब हम यहाँ से चले, हम यहाँ से चल रहे हैं, तो पहले कौन सी प्लेट आई? नेगेटिव। फिर कौन सी आई? पॉजिटिव। किसकी? सेल की। तो जब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा मतलब हम करंट की डायरेक्शन में सही जा रहे हैं, तो इसके ईएमएफ को हम क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे होते ए टू बी, हम कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे होते? ए टू बी, तो पहले कौन सी प्लेट आ गई? प्लस, फिर कौन सी आई? माइनस। लेकिन सेल के अंदर करंट क्या होती है? माइनस टू प्लस, और हम जा रहे हैं प्लस टू माइनस, हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसी ईएमएफ को हम जब रखेंगे तो नेगेटिव रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो सेल का ईएमएफ का पॉजिटिव लेना, कब नेगेटिव? अगर हम नेगेटिव प्लेट पहले आ रही, पॉजिटिव प्लेट बाद में आ रही है, तो पॉजिटिव ले लीजिए। लेकिन हम चलते हुए जाए, पॉजिटिव प्लेट पहले मिल जाए और नेगेटिव प्लेट बाद में आए, तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस का समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस, जैसे इसमें आई और आर पोटेंशियल बनेगा ना, तो ये आर है और ये आई जा रही है। ठीक है, हम ए टू बी जा रहे हैं। ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे निकाले हम ऐसे जा रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं बी बी माइनस बी ए, और इसमें सेल अगर लगाते ठीक है, तो बी बी माइनस बी ए यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये करंट यहाँ की ओर जा रही है तो हाईएस्ट टू लोअर जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल पर होगा और ये लो पोटेंशियल पर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी बी माइनस बी ए रखेंगे, तो चूंकि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, और हायर पोटेंशियल को आप कैसा ले रहे हैं? नेगेटिव। तो उल्टा हो गया ना, तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा माइनस का आई आर, तो इसी को हम सीधा बी बना देते हैं। तो कहने का मतलब हमने एक चीज सीख ली कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे और इस सूत्र को लगा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे और इस सूत्र को लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन में चलते हुए आई आर का जो मल्टीपल है वो नेगेटिव लेना है। तो आई आर का मल्टीपल कब नेगेटिव लेना है? जब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं और रेजिस्टेंस है। अगर हम ऐसे चल रहे होते बी टू ए, इस साइड बी टू ए, देखिए करंट यहाँ जा रही है और हम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। जब हम करंट के अगेंस्ट चलेंगे, करंट के अपोजिट में चलेंगे, तो आई आर का जो मल्टीपल है वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप सीधा सीख लीजिए कि करंट की डायरेक्शन में आई आर नेगेटिव लेना है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आई आर पॉजिटिव लेना है। कब? जब हम इसको लगा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा। तो वैसे आपके और टीचर हो सकता है इसको दूसरे प्रकार से समझा सकते हैं, जो हमने बताया उसका अपोजिट भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं, वो सही होता है। अपना अलग अलग व्यू होता है, अपना अलग अलग सोचना होता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जल्दी से हम समझा दें ताकि समझ में आएगा, वरना आएगा नहीं। तो चित्र देखो, फ्रॉम फिगर इन क्लोज्ड लूप, ये ले लीजिए आप, सी सी ई एफ डी सी, सी ई एफ डी सी। देखिए जहां से चले वहीं पर लौट आए, जहां से चले वहीं पर लौट आए। ठीक है, तो तभी तो क्लोज्ड लूप होगा, बिना क्लोज्ड लूप के ये रूल्स लागू नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो अब हम सी से चले, तो यहाँ करंट भले ही हो लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो रेजिस्टेंस यहाँ है, तो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ करंट है, करंट रेजिस्टेंस पोटेंशियल बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा V इक्वल टू 0। तो यहाँ पर I कितना है? I1 प्लस I2 और R3, ये हमारा हो गया। और हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे? माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल हो गया, माइनस क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, ये हो गया। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, अब यहाँ से हमें यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है। तो ये करंट I2, रेजिस्टेंस R2, अभी भी हम करंट की ही डायरेक्शन में हैं। जब करंट की डायरेक्शन में है तो फिर से नेगेटिव, करंट I2, रेजिस्टेंस R2 हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ चलते चलते पहले कौन सी प्लेट आई? नेगेटिव, फिर कौन सी आई? पॉजिटिव। और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस E2 लौट के कहाँ गए? सी पर। तो यहाँ पोटेंशियल था, यहाँ पोटेंशियल था, यहाँ पोटेंशियल बन गया, तो इक्वल टू कितना? 0 लीजिए इक्वेशन। अब इसको सही कर लीजिए, पक्षांतर अक्षांतर जो भी है। इसी प्रकार से इन क्लोज लूप चाहे जैसे ले लीजिए, चलो हम उल्टा ले लेते हैं, सी ए बी डी सी। तो सी ए
बी डी सी इन, ठीक है। तो अब हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ सेल पड़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल पहले कौन सी प्लेट पड़ी, प्लस, फिर कौन सी आई, माइनस, क्योंकि हमें ऐसे जाना है। तो पहले प्लस फिर माइनस, ईएमएफ कैंसिल हो गए, नेगेटिव। अब यहाँ पढ़े तो ये R1 है, करंट इसमें कौन सी है, ये I1 जा रही है, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन में नहीं जा रहे, अपोजिट जा रहे हैं। करंट के अपोजिट, क्यों, करंट यहाँ आ रही है, देखो करंट यहाँ आ रही है और हम अपोजिट, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो गया। अब हम यहाँ आए ऐसे ऐसे, अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, I2 R2। अब फिर एक सेल पड़ गया, पहले ये ऐसे गए, पहले नेगेटिव प्लेट फिर पॉजिटिव प्लेट, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो प्लस का हो जाएगा इनटू, अब आगे सी पर आ गए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, तो एक्स आई की मान निकालिए। इसी प्रकार से इनके वैल्यू दी गई होती तो I1 I2 निकलवा रहा होता, I1 I2 हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इन रूल्सों को ध्यान से समझिए, और किरचॉफ्स के रूल्स अगर आपने सीख लिए तो कितना भी हार्ड से हार्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होगा डेफिनेट बनेगा। और इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बन ही नहीं सकता। अब आप सिंपल सर्किट देखिए, एग्जाम्पल 3.7 पेज नंबर 117 पर दिया हुआ है, इसको लगाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम बताएंगे आगे। अब कल आपका नेक्स्ट टॉपिक में चलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कहने का मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है एक हिसाब से एप्लीकेशन है किरचॉफ रूल्स का, किरचॉफ रूल्स के आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। समझने का प्रयास करें, कहाँ कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।